शादी की पहली रात मैं अपनी गूंगी माँ को अपने साथ अपने ससुराल ले आई। मेरे घर में मेरे पति, ससुर और एक देवर रहता था जो मेरी माँ का बहुत ख्याल रखते थे। अचानक मेरी माँ प्रेग्नेंट हो गई और वह कहने लगी, रात को कोई मुझे नशा देकर मेरे साथ ज़बरदस्ती करता है। मैंने पति, ससुर और देवर का डीएनए टेस्ट करवाया तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि मेरा नाम शुदा है। मेरी और मेरी माँ की ज़िंदगी काफ़ी दुखों से भरी हुई है। वे कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है। मैं एक जवान लड़की हूँ। मेरे परिवार में मैं और बस मेरी माँ हैं, जो कि बोल नहीं सकती, गूंगी हैं। वह सिर्फ इशारों में ही बात करती हैं और बहुत ही ज़्यादा बीमार रहती हैं। मैं अपनी माँ को डॉक्टर के यहाँ ले गई। डॉक्टर ने कुछ रिपोर्ट्स करवाई। मैं कभी डॉक्टर की तरफ देख रही थी तो कभी डॉक्टर के कमरे से बाहर की ओर, हर बात से अनजान बैठी अपनी माँ की तरफ, जो कि अपने मुंह से कुछ बोल भी नहीं सकती थी। मेरा दिमाग इस बात को स्वीकार नहीं कर रहा था जो मेरे कान सुन रहे थे। एक ऐसी बात पर यकीन करना जो कि बिल्कुल बेयकीनी सी बात थी। मुझे बुरी तरह से चक्कर आने लगा। मेरे दिल की बहुत बुरी हालत थी और मुझे उल्टी सीधी सांस आ रही थी। मेरे चेहरे पर पसीने के कतरे बहने लगे थे। यह कैसे मुमकिन था? मैंने हथेली से अपने चेहरे पर आए हुए पसीने को साफ किया, डॉक्टर के हाथ से रिपोर्ट ली और उनके कमरे से बाहर निकलकर माँ का हाथ पकड़ा और उसे क्लिनिक से बाहर ले आई। कुछ दिनों पहले मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं थी, तो जो भी खाती थी उनका जी मिचलाने लगता था। मुझे लगता था कि उनका हाजमा ख़राब हो गया है, इसलिए उन्हें पास के ही एक डॉक्टर के यहाँ ले आई। लेकिन जो खबर मुझे सुनने को मिली, उसे सुनकर मेरे होश हवास गुम हो रहे थे। मुझे डॉक्टर ने अकेले अपने कमरे में बुलाया था। माँ बाहर कुर्सी पर बैठी थी। मुझसे बड़े राज के साथ उन्होंने ये खबर मुझे सुनाई, क्योंकि इस उम्र की औरतें कम ही गर्भवती होती हैं। मैं गुमसुम सी उन्हें अपने घर ले जा रही थी। मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था कि आखिर वह कौन हो सकता है, ऐसी घटिया हरकत कौन कर सकता है। मेरे घर बस 3 ही मर्द थे, मेरे पति, मेरे ससुर और मेरा एक देवर। अब तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था। मेरी माँ पूरा दिन मेरे साथ ही रहती थी। जब मैं किचन में काम करती तो वह किचन में टेबल पर बैठ जाती, पर मुझसे कभी अलग नहीं होती थी। उनकी तबीयत के चलते मैं भी उनका बहुत ध्यान रखती थी। पूरे दिन हम माँ बेटी घर में अकेले ही रहते थे। ना तो मेरे पति घर में होते, ना ही मेरा देवर। ससुर जी कभी कभी घर में रहते थे तो उन्हें क्या है, वह तो अपनी दुकान पर ही जाकर बैठ जाते थे। मेरी सास मेरी शादी के कुछ साल पहले ही इस दुनिया से जा चुकी थी और मेरे ससुर ने दूसरी शादी नहीं की थी। देवर भी मेरी और मेरी माँ की बहुत इज्जत करता था। ज़्यादातर वह अपने काम से ही काम रखता था। ना तो उसने कभी मुझसे कोई गलत बात करने की कोशिश की थी और ना कभी मेरी माँ से। बस वह मेरी माँ के पास जाता, उनकी खैरियत लेता और उसके अलावा कोई बात नहीं करता था। मेरे पिता के देहांत को 7 साल हो गए थे। मेरे रिश्ते तो बहुत आने लगे थे, लेकिन मेरी शादी की एक शर्त थी। मैं अपनी माँ को अकेला नहीं छोड़ सकती थी। मेरी माँ बहुत ज़्यादा बुढ़ी हो गई थी। इस बुढ़ापे में मेरे अलावा उनका कोई सहारा नहीं था। मुझे पालने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मैं भी चाहती थी कि कभी अपनी माँ का साथ नहीं छोड़ूंगी। मेरे अलावा आखिर मेरी माँ का अपना है ही कौन? अपनी माँ की देखभाल करती थी, इसलिए उन्हें अकेला भी नहीं छोड़ सकती थी। यही वजह थी कि मेरा अब रिश्ता नहीं हो रहा था, क्योंकि जिस घर में पहले से लड़के की माँ मौजूद होती, वह यह बात कैसे बर्दाश्त कर सकती थी कि उसके घर बहू के साथ उसकी माँ भी आकर रहने लगे। इसलिए जो लोग उससे शादी पर राजी हुए, उनके घर कोई औरत ही नहीं थी, बस 3 मर्द ही थे। एक उनके पिता और मेरे पति और उनका छोटा भाई। जब मैं विदा होकर अपने ससुराल पहुंची तो मेरे पति ने मेरी माँ के लिए एक अलग से कमरा पहले ही मौजूद किया हुआ था। मेरे पति मेरी माँ की बहुत इज्जत किया करते थे। देवर यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, ज़्यादातर वहीं रहता था, घर कम ही आता था। बाहर से ऐसा कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उन लोगों पर मैं शक करती, लेकिन जो रिपोर्ट इस वक्त मेरे हाथ में थी वह मुझे कुछ और ही समझा रही थी। ना चाहते हुए भी मेरी सोच अपने घर में मौजूद मर्दों की तरफ जाने लगी। मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी थी। बेशक मेरे पति बहुत अच्छे थे, मेरी माँ का ख्याल भी बहुत रखते थे। मेरी माँ के साथ जो हुआ था, अगर यह बात मैं अपने ससुराल वालों से पूछती तो यकीनन वह मेरी माँ के साथ साथ मुझे भी घर से बाहर निकाल देते। मैं बहुत परेशान थी। जब घर पहुँची तो मैं माँ को भी कुछ नहीं बताया। उन्हें जैसे ही यह खबर सुनाती, उनका तो शायद यह सुनकर बीपी ही हाई हो जाता।
वह पहले ही ब्लड प्रेशर की मरीज हैं। मेरा दिमाग बिल्कुल भी काम करना बंद कर चुका था। किस पर शक करती, कौन था ऐसा जो घटिया हरकत कर रहा था। घर पहुंचकर चकराते सर के साथ मैं अपनी माँ के कमरे में ही उनके साथ बैठ गई। माँ मुझे इशारा करने लगी। मैंने पूछा, क्या हुआ माँ, क्या कहना चाहती हैं आप? वह मुझसे कहना चाह रही थी कि तू क्यों चुप है, क्या हुआ, डॉक्टर ने क्या कहा? क्योंकि मैं बहुत ही बातूनी लड़की थी, हर वक्त बातें करती रहती थी, लेकिन आज तो मेरी बोलती ही बंद हो चुकी थी। मैंने माँ से कहा, नहीं माँ, कोई बात नहीं है, डॉक्टर ने आपको दवा दे दी है, आप ठीक हो जाएंगी। माँ आप आराम कर लीजिए। यह कहकर मैंने माँ को उनके बेड पर लेटा दिया और खुद किचन में आ गई। खाना तैयार करते हुए भी मेरा दिमाग लगातार अपनी माँ की तरफ ही था। वह बोल तो नहीं सकती थी, लेकिन समझती तो सब थी। उनको महसूस भी सब होता होगा कि आखिर उनके करीब कौन आता है। कौन हो सकता है, मेरे ससुर जी या फिर मेरे देवर? मेरा सर बुरी तरह से फटा जा रहा था। मुझे कोई भी बात समझ नहीं आ रही थी कि आखिर मैं क्या करूं, किससे बात करूं। मेरे पति तो अपने पिता और भाई के बारे में कभी भी कोई बात बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, और माँ से कैसे बात करूं, कैसे बताऊं उन्हें। जब उमेश ऑफिस से वापस आए तो मेरे लिए एक फूलों का गुलदस्ता लेकर आए, लेकिन मैं मुस्कुरा भी नहीं सकती थी। मैं जिस मुसीबत से गुजर रही थी वह मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। मुझे चुप देखकर उमेश मुझसे कहने लगे, क्या हुआ, चुप क्यों हो, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? मैं क्या जवाब देती। मैंने कहा कि मेरे सर में बहुत दर्द है। कहने लगे, खाना खा लो फिर दवाई ले लेना। मैं सोच रहा था कि खाने के बाद हम शॉपिंग पर चलेंगे, लेकिन तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए तुम आराम करो। खाना खाकर मैं अपने कमरे में आ गई। माँ की रिपोर्ट्स अलमारी में छुपा दी ताकि कोई उन्हें देख ना ले। मैं यह जानना चाहती थी कि आखिर माँ के कमरे में आता कौन है। रात को जब उमेश कमरे में आए तो मैंने कहा कि माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। वह मुझसे माँ के बारे में पूछने लगे, क्या हुआ माँ को? मैंने कहा कि मैं आज रात में माँ के साथ सोना चाहती हूँ, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। मेरी बात सुनकर उन्होंने एतराज़ तो नहीं किया। वह कहने लगे, इसमें पूछने वाली क्या बात है, तुम जाओ, अपनी माँ का ख्याल रखो। उमेश बहुत अच्छे इंसान थे। मुझे कभी मेरी माँ के साथ उन्होंने किसी भी तरह की कोई सख्ती नहीं की थी। मैं माँ के साथ उनके कमरे में जाकर लेट गई। माँ सो रही थी, लेकिन नींद में उनकी जो घबराहट थी वह मैं महसूस कर सकती थी। माँ की घबराहट देखकर तो मेरे होश उड़ गए। इसका मतलब था कोई रात को मेरी माँ के पास आता है और उनके साथ। यही सब सोचकर मैं पूरी रात सो नहीं पाई। रात भर कोई कमरे में नहीं आया था। सुबह नाश्ते के बाद उमेश और मेरा देवर घर से चले गए। मेरे ससुर जी अपने कमरे में चले गए। मैं माँ को अपने कमरे में ले आई। मैंने माँ से पूछा कि रात को उनके कमरे में कौन आता है। जो कुछ मेरी माँ ने बताया मेरे होश उड़ाने के लिए काफ़ी था। उन्होंने इशारा करते हुए मुझसे बताया कि कोई आदमी आता है और उन्हें नशे की गोलियां सुंघाकर उन्हें बेहोश कर देता है। उसके बाद उन्हें कोई होश नहीं रहता कि उनके साथ क्या हुआ। माँ को भी नहीं पता था कि वह आदमी कौन है। मेरा पहला शक मेरे ससुर पर गया। वही घर में हर वक्त मौजूद होते थे, लेकिन फिर यह भी ख्याल आने लगा कि वह तो बहुत ही अच्छे इंसान हैं। हमेशा ही भगवान से अपनी मरी हुई बीवी की आत्मा की शांति की प्रार्थना करते रहते हैं। एक तरफ तो मेरा दिल बड़ा अजीब सा होने लगा था, क्योंकि मेरे ससुर जी बहुत ही अच्छे इंसान थे और बहुत ज़्यादा समझदार। दूसरी तरफ मुझे अपने देवर पर शक होने लगा। वह रातों को काफ़ी देर तक जागा करता था। उसके कमरे से टीवी की आवाज़ आती रहती। एक बार मुझसे कहने लगा कि आप बिल्कुल अपनी माँ पर गई हो, आपकी माँ बहुत खूबसूरत हैं, आपकी माँ नहीं बल्कि आपकी बड़ी बहन लगती हैं। यह बात उसने मेरी शादी के शुरू के दिनों में ही करी थी। मैंने हंसकर टाल दी थी, लेकिन अब दिमाग में आते ही मेरे अंदर एक आग सी लग गई थी और यह सब बातें मुझे नाकाबिले बर्दाश्त सी थीं। कोई मेरी माँ को बेहोश करके उनके साथ ज़बरदस्ती करता था। मेरी माँ को महसूस होता था कि उनके साथ कुछ गलत काम किया जा रहा है, लेकिन वह बेहोशी में होती थी। वह जो भी था उसे शर्म नहीं आती थी उस शख्स को एक गूंगी और बीमार औरत का हवस का निशाना बनाते हुए। मेरी परेशानी यह थी कि अगर मैं आवाज़ उठाती तो तलाक का दाग मुझे मिल जाता। उमेश लाख अच्छे सही, लेकिन अपने पिता के खिलाफ वह कोई बात नहीं सुन सकेंगे, ना ही उनके खिलाफ कोई बात मानेंगे, क्योंकि जितनी वह मेरी माँ की इज्जत करते थे उतनी ही वह अपने पिता का सम्मान भी करते थे। वैसे तो मेरे ससुर जी भी मेरी माँ को बहन जी कहते थे। मेरे सामने तो उन्होंने कभी नज़र उठाकर भी मेरी माँ की तरफ नहीं देखा था, लेकिन जो कुछ वह शराफत की आड़ में कर रहे थे वह बहुत घटिया काम था।
मुझे अपने ससुर पर बहुत गुस्सा आने लगा। मुझे याद आने लगा जब मैं काम करती थी तो माँ मेरे साथ किचन में होती थी। मेरे ससुर कभी किचन में आकर मुझसे कहने लगते कि मैं उनके कमरे की चादर बदल दूँ। मैं किचन से निकलकर उनके कमरे में जाती और जब उनके कमरे की सफाई करके आती तो वह किचन में अपने लिए चाय बना रहे होते। जब मैं किचन में आती तो कहने लगे, मैंने सोचा तुम थक गई होगी इसलिए मैं चाय खुद ही बना लिया है। तो मुझे देखकर मुस्कुराकर अपना कप उठाकर किचन से निकल जाते थे। उस वक्त तो मुझे यह बात आम सी लगी थी, लेकिन अब तो हर आम सी बात पर मुझे शक होने लगा था। एक बार वह बाज़ार से मेरे लिए फल लेकर आए थे तो 1 किलो अलग से मुझे पकड़ा दिए। कहने लगे, तुम्हारी माँ काफ़ी कमज़ोर होती जा रही हैं, तुम शायद झिझक की वजह से उनके लिए कुछ मंगवाती नहीं हो, इसलिए यह सब उन्हें दे देना। उस वक्त भी मुझे ऐसा लगा कि वह मेरी माँ का एहसास कर रहे हैं। मेरी रात में आँख खुली तो मैंने देखा कि उमेश कमरे में नहीं थे। फिर काफ़ी देर बाद वह कमरे में आए तो मैंने पूछा कि आप कहाँ गए थे। वह कहने लगे, मुझे सिगरेट पीने की आदत है। रात को जब पिताजी गहरी नींद में सो जाते हैं तब छत पर जाकर सिगरेट पी लेता हूँ, वरना पिताजी को फ़ौरन सिगरेट की बू आ जाती है तो वह मुझे डांटते हैं। मैं मुस्कुराकर बोली कि वह आपके फ़ायदे की ही बात करते हैं, वह मामूली सी बातें जो आम घरों में हो जाती हैं। मुझे उन सब बातों पर शक होने लगा था। मेरी माँ उन सब में एक बहुत बड़ी परेशानी में पड़ चुकी थी, एक ऐसी तकलीफ़ में थी जिससे वह अनजान थी और मेरे लिए हर पल परेशानी भरा गुजर रहा था। मैं कैसे अपनी माँ को यह सब सच बताती जो मैं डॉक्टर से सुनकर आ रही थी। वह ना तो बोल सकती थी और ना ही अपनी परेशानी किसी को बता सकती थी, पर ना ही बताती तो यह बात कौन सी छुपी रह सकती थी। वह बाहर से तो चुप थी, लेकिन अंदर कितनी परेशानी और तकलीफ़ों से गुजर रही थी मैं भी जानती थी। अब मैं रोज़ उमेश से बहाना बनाती कि माँ की तबीयत ठीक नहीं है, मैं अपनी माँ के पास सोने जा रही हूँ। रात भर मुझे इस सच का इंतज़ार रहता जो मेरी माँ को इतनी परेशानियाँ देता था। कुछ दिन तो उमेश चुप रहे, लेकिन उसके बाद मुँह से तो कभी उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन वह मुझसे कुछ उखड़े उखड़े से रहने लगे थे। उनकी नज़रों में मेरे लिए शिकायतें नज़र आती थीं। हमारी शादी को कुछ ही महीने गुजरे थे। वह मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। दिन भर ऑफिस में गुजार कर आते तो रात को वह कुछ वक्त मेरे साथ बिताना चाहते थे, लेकिन मैं खुद की दिमागी उलझन का शिकार थी। मुझे उमेश की ख्वाहिश का कोई भी एहसास नहीं था और अब तो मैं उनके काम करना भी भूल जाती थी। रात को मैं उनके कपड़े भी प्रेस करना भूल गई थी। वह पहले ही मुझसे उखड़े हुए थे, फिर सुबह ऑफिस के लिए लेट होकर गुस्से के मारे खुद ही अपने कपड़े प्रेस करने लगे। जब मैं कपड़े प्रेस करने के लिए कहा तो मुझे गुस्से में आकर बोले कि तुम बस अपनी माँ की सेवा करो, तुम्हारे लिए बस एक ही वही ज़रूरी काम है। वह इस वक्त इतने गुस्से में थे कि मेरी कोई भी बात नहीं सुन रहे थे। मैंने कहा, नाश्ता कैसा बना है? तभी वह बिना नाश्ता किए ही ऑफिस चले गए। मैं अपनी माँ की वजह से बहुत परेशान थी। इस पर उमेश का यह रूप देखकर और भी ज़्यादा टेंशन में आ गई थी। मैं अपने कमरे में बैठकर रोने लगी। रात को उमेश का मूड बहुत ही ख़राब था, इसलिए मैंने माँ के कमरे में जाना पूछा नहीं। उमेश से अपनी गलती की माफ़ी मांगी, मगर वह कहने लगे कि माफ़ी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत करो। तुम्हें समझना चाहिए, मुझे पूरा दिन तुमसे बात करने का भी मौका नहीं मिलता और रात को जब मैं तुमसे बात करने की कोशिश करता हूँ तब तुम्हारे पास मेरे लिए समय नहीं होता। लेकिन मैंने उनको मना लिया। वह जल्दी से राज़ी भी हो गए थे, लेकिन अगली सुबह माँ के इशारे से कहने लगी कि कल रात को तू मेरे पास क्यों नहीं सोई। वह आया था और वह रात मेरे लिए बहुत दर्दनाक थी। माँ मेरे साथ गले लगकर रोने लगी। मेरा दिल तो कट रहा था कि मैं इस शख्स का क्या करूं। मेरे आंसू बहने लगे थे। कौन था जो यह सब कर रहा था? मेरा इस शहर में कोई रिश्तेदार था ही नहीं कि जिसको मैं भरोसा करके अपनी माँ को छोड़ देती, और वह बोल भी नहीं सकती थी कि मैं उनके रहने का अलग से बंदोबस्त कर देती। वह एक मजबूर सी औरत थी। उन्हें वॉशरूम भी लेकर मैं जाती थी। बुढ़ापे के कारण उन्हें चलने में भी बहुत दिक्कत आती थी कि क्या करूं और क्या ना करूं। एक बार मुझे माँ के कमरे से कुछ अजीब सी आवाज़ें आने लगीं, जैसे कोई सामान फेंक रहा हो। मैं हड़बड़ाकर उठी। मैंने देखा उमेश भी कमरे में मौजूद नहीं थे। मैं उठकर फटाफट बाहर निकली।
तो मेरा देवर माँ के कमरे में था और माँ कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। वह इतनी घबराई हुई थी कि मैं उनकी बात नहीं समझ पा रही थी। बस माँ अपने हाथ हिलाए जा रही थी, जैसे किसी को अपने आप से छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। मेरा देवर मेरी माँ के बेड से थोड़ी दूरी पर खड़ा था। मुझे देखकर वह भी घबरा गया। मुझे ऐसा लगा कि शायद माँ की इस हालत का ज़िम्मेदार वही है। मैंने गुस्से में उसके पास जाकर उसका गिरेबान पकड़ा और उसको झंझोड़ कर रख दिया। मैंने कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती मेरी माँ के साथ ऐसी घटिया हरकत करते हुए। उसकी तो रंगत ही बदल गई। कहने लगा, भाभी आप क्या बोल रही हैं, पागल हो गई हैं क्या? मैं तो आपकी माँ को देखने आया था कि कमरे से कैसी आवाज़ आ रही है। मैंने कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे देखकर बहाने बना रहे हो। तुम रोज़ मेरी माँ को हवस का निशाना बनाते हो। मेरे चिल्लाने पर मेरे ससुर और पति दोनों वहाँ पहुँच गए। मेरा देवर अपना गिरेबान मुझसे छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। मेरे पति भी मेरे पास आकर खड़े हो गए। मेरा देवर भी उस वक्त गुस्से में बहुत तमक रहा था। कहने लगा कि आपकी माँ मेरी माँ के जैसी हैं, आपको शर्म आनी चाहिए ऐसा इल्ज़ाम लगाते हुए। मैं तो सो रहा था। आपकी माँ के कमरे से कुछ गिरने की आवाज़ सुनकर मैं यहाँ दौड़ा चला आया। अभी मैं उनसे पूछने ही वाला था, इतने में आप चली आईं। मैंने उससे कहा कि नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। मेरे पति ने मेरे हाथ से देवर का गिरेबान छुड़ाया। मुझ पर भड़क उठे। कहने लगे कि तुम इतनी रात को क्या तमाशा लगा रखी है, रात के इस वक्त तुम इतना क्यों चिल्ला रही हो? आसपास के पड़ोसी क्या सोचेंगे हमारे बारे में? उमेश की बात को नज़रअंदाज करके कहने लगी कि आपका भाई अच्छा लड़का नहीं है। यह रोज़ रात को मेरी माँ को बेहोश करके उनके साथ। मेरी बात अभी यहीं तक पहुंची थी कि उमेश ने मेरे गाल पर एक बहुत ज़ोरदार तमाचा दे मारा और कहा, क्या बकवास कर रही हो तुम? जो तुम्हारे मुंह में आएगा तुम बोल दोगी। तुम होती कौन हो मेरे भाई पर इल्ज़ाम लगाने वाली? मेरे ससुर भी बहुत गुस्से में आ गए। कहने लगे, एक तो हमने इसकी माँ को बेसहारा समझकर बहन बनाकर अपने घर में रखा और ये एहसान फरामोश मेरे ही बेटे पर इल्ज़ाम लगा रही है। आखिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। मेरा घर टूट रहा था। मुझे उमेश ने कहा कि मेरी माँ इस घर में अब नहीं रह सकती, मैं उनका कहीं और इंतज़ाम कर दूँ। मैं पहले ही इन बातों से बहुत परेशान हो गई थी। अपनी माँ को लेकर कहाँ जाती? अपना घर मैं शादी से पहले ही किराए पर दे दिया था। इतनी जल्दी तो वह खाली नहीं हो सकता था। मैं इस कदर परेशान हो गई थी कि चक्कर खाकर गिर गई। मुझे होश आया तो उमेश मेरे पास ही खड़े थे। वे बहुत ही गुस्से में नज़र आ रहे थे। मुझे ड्रिप लगी थी। डॉक्टर उमेश को मेरा ख्याल रखने की बात कह रहे थे। वह बिल्कुल खामोश थे। मेरी ड्रिप खत्म होते ही वह मुझे घर ले आए। मुझे कमरे में ले जाकर बैठा दिया। खुद मेरे सामने बैठकर कहने लगे कि जो घटिया इल्ज़ाम तुमने मेरे भाई पर लगाया है, अगर तुम अपनी माँ का इंतज़ाम नहीं करती तो मैं तुम्हें रात को ही तलाक देकर घर से निकाल देता। लेकिन तुम बेहोश होकर गिर गई थी और इंसानियत के नाते मैं तुम्हें अस्पताल ले आया। लेकिन जो खबर मुझे हॉस्पिटल ले जाने के बाद डॉक्टर से सुनने को मिली, उसके मुताबिक मैं तुम्हें अब कभी नहीं छोड़ सकता। तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो। मैं उनकी बात सुनकर एक सोच में पड़ गई। मुझे यह सब सुनकर खुशी भी बहुत हुई कि मैं बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। यह मेरे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी थी। लेकिन जिन हालात से मुझे गुजरना पड़ रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे खुश होना चाहिए या फिर अपनी किस्मत पर रोना चाहिए। मेरे आंसू बहने लगे। मैं अपनी तकलीफ़ के हाथों थक चुकी थी। उमेश की बात अभी भी जारी थी। वह कहने लगे, देखो सुधा, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, तुम्हारी माँ की भी बहुत इज़्ज़त करता हूँ। हमारे पिता ने हमें औरत की इज़्ज़त करना सिखाया है। मोहल्ले भर में कभी हमारी ऐसी कोई बात सुनने को नहीं मिली। जो इल्ज़ाम तुमने मेरे भाई पर लगाया है वह निहायत ही बेहुदा बेसर पैर वाला है। तुम मुझसे माफ़ी मांग लो। पिताजी बहुत गुस्से में हैं। अगर तुमने माफ़ी नहीं मांगी तो तुम्हारी माँ यहाँ नहीं रह सकेंगी। अब तुम सोच लो कि तुम्हें क्या करना है। मुझे तो यह सोचकर हैरत हुई कि तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया। वह मुझे ताज्जुब से देख कर कह रहे थे। मैंने उठकर अपनी माँ की रिपोर्ट उमेश के सामने रख दी और रोने लगी। उमेश ने चौंकते हुए उस रिपोर्ट को अपने हाथ में लिया और खोल कर पढ़ने लगे। एक झटका तो उन्हें भी लगा। वह बार बार रिपोर्ट पढ़ने लगे। मैं हिचकियों से रोने लगी। मैंने कहा कि इसे पढ़कर मुझे क्या सोचना चाहिए। उमेश मेरी माँ को काफ़ी महीनों से यहीं मेरे साथ इस घर में रह रही हैं और कोई शख्स उन्हें नशे की गोलियां सुंघाकर नींद में बेहोश कर देता है।
उमेश, वह बोल नहीं सकती हैं और ना ही उस इंसान को पहचान सकती हैं, क्योंकि जिस वक्त वह शख्स उनके करीब आता है उस वक्त वे बेहोश हो जाती हैं। होश में आने के बाद उन्हें ऐसा लगता है कि उनके साथ कुछ हुआ है। मैं किस पर शक करूं उमेश? मुझे तुम्हारे भाई से माफ़ी मांगने पर कोई एतराज़ नहीं है। मैं अपना घर बचाने के लिए तुम्हारे भाई से हाथ जोड़कर माफ़ी मांग लूँगी, लेकिन मुझे बताओ कि जिस तकलीफ़ से मैं, मेरी माँ गुजर रही हैं, उसका ज़िम्मेदार कौन है? आप मेरे पति परमेश्वर हैं। आपकी शराफत की मिसाल मोहल्ले वालों से क्यों लूँ? आप मुझे बताएं कि मेरी माँ आपके घर में रहते हुए भी महफूज क्यों नहीं है? इसका कसूरवार कौन है? मुझे तलाक देकर घर से निकाल देना आपके लिए आसान है, ताकि आप लोगों की झूठी शराफत पर विराम लग जाए। अगर आप इतने ही सच्चे हैं तो मुझे एक डीएनए की रिपोर्ट दिखा दीजिए। सच सामने आ जाएगा और आप में से कोई हुआ तो यह भी बता दीजिए कि उसे क्या सज़ा दी जाएगी। मेरा सख्त लहजा सा हो गया था। उमेश ने कहा कि अगर कोई कसूरवार हम में से हुआ तो तुम उसे पुलिस के हवाले कर देना। कुछ ही दिनों बाद तीनों की रिपोर्ट मेरे सामने रखी थी। जब मैं रिपोर्ट देखी तो मेरे होश ही उड़ गए। डीएनए के मुताबिक वह तीनों बेकसूर थे। मैं यह समझती कि उन्होंने रिपोर्ट गलत बनवाई है, लेकिन उमेश मुझे खुद अस्पताल लेकर गए थे और जिस लाइब्रेरी में टेस्ट हुआ था वह जानी मानी लैब थी। अब तो मैं और भी उलझन में फंस गई थी। कौन था जो मेरी माँ के साथ यह सब कर रहा था? उमेश ने मेरी माँ के कमरे में कैमरा लगवा दिया ताकि हमें पता चल सके कि वह कौन था। जैसे ही वह शख्स मेरी माँ के कमरे में दाखिल हुआ, उमेश मेरी माँ के कमरे में चले गए और उसे पकड़ लिया। उसने नकाब पहन रखा था। जब उमेश ने उसका नकाब उतारा तो हैरान रह गए। वह तो हमारी गली का ही एक भिखारी था। माँ के कमरे की खिड़की पिछली तरफ से खुलती थी। वह भिखारी वहीं से अंदर आता था और मेरी माँ को नशे की दवा सुंघाकर उनके साथ गलत काम करता था। उसने अपना जुल्म कबूल कर लिया था। उमेश ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। मैंने सबसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी थी। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।